मूवी में हमें 2019 दिखाया गया है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि अर्थ का बहुत बुरा हाल है। क्लाइमेट पूरी तरह चेंज हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं और कुछ कंट्रीज में टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि हीट की वजह से सिर्फ 10 मिनट में ही 20 से 30 लाख लोग मारे जा चुके थे। कुछ कंट्रीज में बहुत ज्यादा सुनामी आने की वजह से लोग उसमें बहते जा रहे हैं और दूसरी जगहों पर जमीन पर इतना ज्यादा सूखापन है, जमीन इतनी ज्यादा बंजर है कि लोग पानी के बगैर मर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर फ्लड यानी सैलाब आ गया है और ऐसा ही हाल बाकी कुछ कंट्रीज का था, यानी पूरी दुनिया का ही ऐसा हाल था। तो इस चीज का सोल्यूशन ढूंढने के लिए 27 कंट्रीज आगे आती हैं और वो अपने सबसे ज्यादा अच्छे साइंटिस्ट को भेजकर एक टीम बनाते हैं। अब उन साइंटिस्ट का एक लीडर था जो कि काफी इंटेलिजेंट था और उसका नाम जेक था। अब ये सब मिलकर एक ऐसी सैटेलाइट बनाते हैं जो जमीन के बिगड़े हुए इस इन्वायरमेंट और नेचुरल डिजास्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाली इस मेन सैटेलाइट का नाम डच बॉय रखा जाता है और ये एक काफी बड़ी सैटेलाइट थी जो कि अर्थ के अराउंड एग्जिस्ट करती थी और फिर देखते ही देखते वो अर्थ की बैड कंडीशन को कंट्रोल करने लगती है। अब जो डच बॉय था वो मेन सैटेलाइट था। अब इतनी सारी कंट्रीज हैं दुनिया में, तो हर एक को अपना क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए अलग अलग सैटेलाइट की जरूरत थी। इसीलिए डच बॉय के थ्रू हर कंट्री को एक एक सैटेलाइट दिया जाता है, जिससे हर कंट्री का सैटेलाइट अपने अपने कंट्री के क्लाइमेट को कंट्रोल करेगा। अब जमीन के ऊपर उन सारे सैटेलाइट्स का एक जाल बन जाता है। अब डच बॉय को बनाने वाला, उसे कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन साइंटिस्ट का लीडर जेक था। अब क्योंकि जेक यूएस से बिलोंग करता था, इसीलिए डच बॉय का पूरा कंट्रोल यूएस गवर्नमेंट लेना चाहती थी, लेकिन जेक इस बात के लिए एग्री नहीं होता, तो इसीलिए वो अपना अप्रूवल नहीं देता। इसीलिए अब यूएस गवर्नमेंट उसी के अगेंस्ट चार्जेस लगा देती है। इसके बाद उसे जॉब से निकाल दिया जाता है और उसके बाद यूएस गवर्नमेंट डच बॉय को अपने कंट्रोल में कर लेती है और इसमें गवर्नमेंट का साथ कोई और नहीं बल्कि जेक का अपना भाई मैक्स देता है और अब वो खुद ही डच बॉय को मैनेज भी कर रहा था। यानी इसका मतलब ये है कि जेक के भाई ने उसे धोखा दिया था। इन बातों की वजह से जेक को काफी बुरा लगता है और उसे काफी गुस्सा आता है इसलिए, लेकिन उसकी फैमिली भी अब उससे दूर थी। उसकी एक बेटी थी जो कि उसे सिर्फ वीकेंड पर ही मिला करती थी। इसके बाद इस बात को 3 साल गुजर जाते हैं। इन 3 सालों के दौरान अर्थ का एनवायरमेंट, क्लाइमेट बिल्कुल सेफ रहता है, स्टेबल रहता है। लेकिन तभी हमें अफगानिस्तान का एक गाँव दिखाया जाता है जो कि एक डेजर्ट में था। लेकिन तभी अचानक से उस गाँव का टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर जाता है कि वो पूरा गाँव ही फ्रीज हो जाता है। लोग फ्रीज होने लगते हैं, बर्फ जमने लगती है वहाँ पर, जिसकी वजह से गाँव के सारे लोग मारे जाते हैं। अब ये बात जानने के बाद यूएस प्रेसिडेंट और कुछ मेन लोगों की मीटिंग होती है, जहाँ पर उन्हें डाउट होता है कि शायद डच बॉय में खराबी होने की वजह से ही वो पूरा गाँव फ्रीज हो गया है। लेकिन अब किसी भी तरह करके उन्हें ये बात छुपानी थी। लेकिन जेक का भाई मैक्स कहता है कि हमें ये बात छुपाने की बजाय डच बॉय को रिपेयर करना चाहिए और इस मिशन के लिए हमें जेक की हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि वो अकेला ही डच बॉय को बनाने वाला था। अब मैक्स के कहने पर जेक पहले तो उसे साफ साफ इनकार कर देता है, लेकिन फिर मैक्स यहाँ पर एक ट्रिक करता है। वो कहता है कि डच बॉय को तुमने बनाया है ना, लो अब उसमें खराबी आ गई है, इसीलिए अब किसी भी तरह करके तुम्हें ही उसे रिपेयर करना होगा। लेकिन जेक को यकीन था कि उसने ऐसी परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग चीज बनाई है जिसका खराब होना इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी वो डच बॉय को चेक करने के लिए एग्री हो ही जाता है। इसके बाद हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है और ये वो जगह थी जहाँ पर डच बॉय और बाकी सैटेलाइट्स को कंट्रोल किया जाता था और यहाँ पर अफगानिस्तान की पुरानी सैटेलाइट को निकाल कर नई लगाई जाती है। अब जेक एक हफ्ते के बाद वहाँ पर आने वाला था। जब अफगानिस्तान की पुरानी सैटेलाइट आती है तो एक साइंटिस्ट उसका सारा डाटा ले लेता है और जाकर उसे चुपके से अपने लॉकर में रख देता है। लेकिन जब वो आगे जा रहा होता है तब अचानक से उस एरिया की सारी विंडोज ओपन हो जाती है, जिससे वो साइंटिस्ट डीप स्पेस में खींचा चला जाता है, यानी कोई जानबूझकर उसे मार देता है। इसके बाद हमें हांगकांग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल के हेडक्वार्टर में हम एक आदमी को देखते हैं और ये आदमी हांगकांग की सैटेलाइट का हेड था। फिर एक दिन वो स्टोर से खाने का सामान लेने जाता है, तभी अंडे उसके हाथ से गिर जाते हैं और तभी वो नोटिस करता है कि वो अंडे गिरते ही फ्राई हो रहे हैं और फिर देखते ही देखते वहाँ पर अर्थक्वेक आने लगता है, यानी जलजिला आने लगता है। जमीन फटने लगती है और आग उगलने लगती है, बिल्कुल किसी लावा की तरह। तब हांगकांग का वो हेड अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और जैसे जैसे वो भाग रहा होता है उसके पीछे की जमीन धंसती जा रही थी। वहाँ से निकलते निकलते वो सिटी से बाहर आ जाता है और आकर वो एक ब्रिज पर रुक जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो सारी बिल्डिंग्स नीचे गिर रही थी और देखते ही देखते वो पूरा शहर इस डिस्ट्रक्शन की लपेट में आ जाता है। हर तरफ तबाही मच जाती है, बचने का तो कोई चांस नजर ही नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर हांगकांग का वो हेड चाइना का डच बॉय का सैटेलाइट एक्सेस करना चाहता था, लेकिन उसके एक्सेस पर डिनाइड आ जाता है, जिसकी वजह से वो लॉग इन नहीं हो पाता। तब वो जल्दी से मैक्स को कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म करता है और जब मैक्स लॉग इन करने की कोशिश करता है तो उसकी एक्सेस भी डिनाइड आ जाती है। यानी इसका मतलब साफ था कि उनका पूरा सिस्टम किसी ने हैक कर लिया था, जिसके बाद सबकी एक्सेस ब्लॉक कर दी गई। फिर हांगकांग का हेड मैक्स को कहता है कि अगर इसी तरह क्लाइमेट चेंज होता रहा और नेचुरल डिजास्टर्स आते रहे तो लास्ट में जियोस्टॉर्म आ जाएगा। जियोस्टॉर्म यानी ऐसा दिन जब पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और तभी उस हेड के ऑफिस में कुछ लोग आ जाते हैं। तब ये देखकर वो हांगकांग का हेड कहीं पर छुप जाता है और जो लोग वहाँ पर आते हैं वो उसके लैपटॉप से सारे
इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और ये देखकर वो हेड समझ जाता है कि कोई तो इंसान ऐसा है जो डच बॉय पर एक्सेस करके उसे हैक कर रहा है। अब यहाँ पर मैक्स वहीं पर काम करने वाली एक हैकर की हेल्प से ये चीज चेक करने के लिए उसे कहता है कि किसने इलीगली डच बॉय को एक्सेस कर लिया है, उसे हैक कर रहा है। वहाँ पर मैक्स की एक फ्रेंड भी थी जो कि एक एजेंट थी। फिर दूसरी तरफ जेक अपने मिशन के लिए बिल्कुल रेडी था। अपनी बेटी को वो उसकी मदर के पास छोड़कर अपने मिशन के लिए निकल जाता है और वो सक्सेसफुली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी अर्थ की ऑर्बिट पे आ जाता है। यहाँ पर जेक को 3 टास्क दिए जाते हैं। सबसे पहला ये कि जो साइंटिस्ट स्पेस स्टेशन में मर गया था उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, फिर दूसरा ये कि अफगानिस्तान में जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन करना और तीसरा हांगकांग में होने वाले एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करना। वो कुछ लोगों से मीटिंग करता है और ये सारी बातें क्लियर करता है। फिर वो हर कंट्री के सैटेलाइट को पर्सनली स्कैन करता है कि अगर उसमें कोई ग्लिच आ गई हो तो उसे रिप्लेस कर दिया जाए। अब टोटल 1000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स थी। फिर आगे जाकर उसे पता चलता है कि इस सारे मिशन का हेड कोई और नहीं बल्कि उसका भाई मैक्स है और हर रोज उसे सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। अब जेक को ये बात काफी बुरी लगती है जिसकी वजह से दोनों भाइयों में कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसके बाद जेक अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, यानी अपनी पहली इन्वेस्टिगेशन उस साइंटिस्ट के बारे में जो मर गया था। यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर करवाया था और डीप स्पेस में जाने से पहले उस साइंटिस्ट के हाथ में एक हार्ड डिस्क थी जो अभी भी उस स्पेस स्टेशन के एक हिस्से पर अटकी हुई है। तब जेक और स्टेशन कमांडर अपनी जान पर खेलकर उस हार्ड डिस्क को लेने जाते हैं और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जो एक्सीडेंट हांगकांग और अफगानिस्तान में हुआ था वो सैटेलाइट में खराबी की वजह से नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर ऑर्डर्स दिए थे सैटेलाइट को ऐसा करने के लिए। लेकिन उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि आखिर ये कर कौन रहा है, इसके पीछे है कौन। फिर हांगकांग का हेड वहाँ से निकलकर न्यूयॉर्क आ जाता है और वो मैक्स को मिलने के लिए कहता है ताकि वो पूरे मैटर की इन्फॉर्मेशन उसे दे सके। वो मैक्स को मिलने के लिए एक जगह पर बुलवाता है जहाँ पर मैक्स अपनी फ्रेंड यानी उस एजेंट के साथ जाता है। मैक्स और उसकी फ्रेंड वो दोनों ही हांगकांग के हेड को देख लेते हैं जो कि रोड की दूसरी साइड पर खड़ा होता है। लेकिन जैसे ही वो क्रॉस करने लगता है तो उसके पीछे खड़ा हुआ एक आदमी उसे धक्का दे देता है जिसकी वजह से हांगकांग का हेड एक गाड़ी से टकरा जाता है। लेकिन मरने से पहले वो एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में मैक्स को बता देता है। दूसरी तरफ जेक और स्टेशन कमांडर उस हार्ड डिस्क का पूरा प्रोग्राम देख रहे होते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि किसी ने इस सिस्टम में वायरस इंसर्ट कर दिया है जो अलग अलग कंट्रीज के सैटेलाइट्स को ऑर्डर दे रहा है और उनके क्लाइमेट को चेंज कर रहा है जिसकी वजह से जमीन दोबारा से तबाही की तरफ जा रही है। अब जेक मैक्स को मैसेज भिजवाता है कि अर्जेंटली मीटिंग करनी है, यानी जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। और यहाँ पर जेक मैक्स को सारी बात बता देता है कि किसी ने सिस्टम में वायरस डाल दिया है, इसीलिए डच बॉय जानबूझकर सैटेलाइट्स को ऑर्डर दे रहा है जिसकी वजह से अलग अलग कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान और चाइना में वेदर बिगड़ गया है। यानी कोई डच बॉय को बिल्कुल किसी वेपन की तरह यूज करके तमाम कंट्रीज को खत्म करना चाहता है। और कोई स्पेस स्टेशन का आदमी भी इसमें मिला हुआ है और वही है जो डच बॉय में वायरस का प्रोग्राम इंसर्ट करता है और उसको ऑर्डर देने वाला जरूर कोई ना कोई बड़ी अथॉरिटी का आदमी है और वो कोई और नहीं बल्कि मैक्स के सीनियर्स में से कोई एक है। और वो या तो मैक्स का बॉस हो सकता है या फिर प्रेसिडेंट। ये सुनकर मैक्स कहता है कि भला प्रेसिडेंट ऐसा क्यों करना चाहेगा, जिस पर जे कहता है कि फिर डच बॉय वेपन की तरह यूज हो रहा है और वो सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को टारगेट कर रहा है जो आज के जमाने में काफी सक्सेसफुल है और आने वाले टाइम में ये कंट्रीज काफी इम्प्रूव करेंगी और काफी सक्सेसफुल होंगी और उनकी इकोनॉमी भी काफी अच्छी होगी। इसीलिए अब ये सब कुछ जानने के बाद मैक्स उस हैकर की हेल्प से उस सारे प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है जो कि उसे हांगकांग के हेड ने बताई थी, जहाँ पर उसे कुछ फाइल्स मिल जाती हैं और जो कुछ उसे जेक ने बताया था उससे मिलता जुलता कुछ डाटा उस प्रोजेक्ट में रिसीव होता है कि कैसे सक्सेसफुल डेवलप्ड और इकोनॉमिकल कंट्रीज को डिस्ट्रॉय करना है। अब क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी टॉप सीक्रेट था तो इसीलिए कोई काफी बड़ी अथॉरिटी का आदमी ही इसे बड़े लेवल पर ऑपरेट कर सकता है। अब यहाँ पर मैक्स को प्रेसिडेंट पर शक होता है। अब प्रेसिडेंट पब्लिक गैदरिंग के लिए जा रहे थे और मैक्स भी उनके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ बताया जाता है कि टोक्यो में काफी बड़ा हेल स्टॉर्म आ गया है, बड़े बड़े पत्थरों की तरह बर्फ नीचे गिर रही है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और पूरी सिटी में तबाही भी बहुत ज्यादा हो गई है। फिर दूसरी तरफ ब्राजील का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इतना ज्यादा कम होने लगता है कि देखते ही देखते पूरा समंदर फ्रीज हो जाता है और वहाँ पर एंजॉय करने जितने भी लोग आए होते हैं वो भी सारे फ्रीज हो जाते हैं, यानी बर्फ बन जाते हैं। और ये सब कुछ डच बॉय सैटेलाइट की वजह से ही हो रहा था क्योंकि वो वायरस से इन्फेक्टेड जो था और वही बाकी सैटेलाइट्स को कमांड कर रहा था, इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। अब देखते ही देखते पूरा डच बॉय इस वायरस की लपेट में आ जाता है जिसकी वजह से सारे सैटेलाइट्स भी इन्फेक्ट होने लगते हैं और बाद में पूरा सिस्टम खराब होने के बाद जियोस्टॉर्म का अलर्ट आने लगता है कि आने वाले 1.5 घंटे में पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। लेकिन अगर इससे बचना है तो डच बॉय सैटेलाइट को रिस्टार्ट करना होगा जिसकी वजह से उसका पूरा प्रोग्राम रीसेट हो जाएगा जिससे सिस्टम खुद को रिपेयर करेगा और वायरस को खत्म कर देगा। लेकिन सिस्टम को रिस्टार्ट करने के लिए प्रेसिडेंट की बायोमेट्रिक एक्सेस चाहिए होगी। अब ये सारी बातें जेक मैक्स को बताता है। तब ये सुनकर मैक्स को काफी गुस्सा आता है कि प्रेसिडेंट आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, तो इसीलिए वो प्लान बनाने लगता है कि आखिर कैसे प्रेसिडेंट की बायोमेट्रिक एक्सेस ली जाए। तब मैक्स को परेशान देखकर उसका बॉस उससे पूछता है कि क्या हुआ, इतने परेशान
क्यों लग रही हो? तो यहाँ पर मैक्स अपने बॉस को सारी बात बता देता है कि शायद प्रेसिडेंट का ही हाथ है डेवलप्ड कंट्रीज को तबाह करने का। अब ये सुनकर उसका बॉस पूछता है कि तुम्हें कैसे पता उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का। अब ये बात सुनकर मैक्स काफी हैरान रह जाता है क्योंकि उसने प्रोजेक्ट की तो बात ही नहीं की थी, और इसीलिए मैक्स समझ जाता है कि चाहे इसमें प्रेसिडेंट का हाथ हो या ना हो, लेकिन मेरे बॉस का हाथ जरूर है। अब उसका बॉस उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन मैक्स वहाँ से बचकर भाग जाता है और वो अपनी फ्रेंड यानी उस एजेंट को सारी बात बता देता है। अब क्योंकि वो लड़की एक एजेंट थी तो प्रेसिडेंट की प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी, इसीलिए वो जानबूझकर पब्लिक प्लेस में फायरिंग करती है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को लेकर जाना पड़ता है। वो प्रेसिडेंट की बाकी गार्ड्स को भी मार देती है और उसे अपने साथ एक गाड़ी में ले जाती है, और उस गाड़ी में मैक्स भी था, जहाँ पर मैक्स उस प्रेसिडेंट को सारी रियलिटी बता देता है। लेकिन तभी मैक्स के बॉस के कुछ लोग वहाँ पर आकर उनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं और उन पर बहुत ज्यादा फायरिंग करने लगते हैं, और तभी यहाँ का वेदर भी अचानक से चेंज होने लगता है, यानी खराब होने लगता है, और यहाँ पर भी काफी अर्थक्वेक आ रहे थे। अब जेक ने डच बॉय को इस तरह से सेटअप किया हुआ था कि अगर जियोस्टॉर्म का अलर्ट आए तो ये पूरी सैटेलाइट अपने आप से ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाए ताकि ये जमीन पर आकर ना गिरे। अब इसी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से वो स्टेशन भी तबाह होने वाला था। अब उस साइंटिस्ट के पास सिर्फ कुछ मिनट ही बचे थे वहाँ से एस्केप करने के लिए। जेक सबको ऑर्डर देता है कि वो शटल में बैठकर वहाँ से चले जाएं, और यहाँ पर जेक को उस आदमी के बारे में पता चल जाता है कि किसने डच बॉय में वायरस को इंसर्ट किया था। असल में ये उन्हीं की टीम का एक मेंबर था जो कि स्टेशन कमांडर था, और ऐसा करने के लिए उसे बहुत सारे पैसे मिले थे। यहाँ पर जेक और उसके बीच काफी फाइट होती है, जिसमें बाय मिस्टेक वो स्टेशन कमांडर एक बटन प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से स्पेस स्टेशन की इस सेक्शन की विंडोज खुल जाती हैं, जिससे वो लड़का डीप स्पेस में चला जाता है। अब यहाँ पर जेक भी बाहर जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर उसके साथी यानी स्टेशन कमांडर आकर उसे बचा लेती है। डच बॉय आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तबाही होने लगती है, और इस तबाही में सुनामी आ गया था। मुंबई में काफी बड़ा तूफान आ जाता है। मीनवाइल मैक्सिको में हीट वेव आ जाती है। वो सारे साइंटिस्ट शटल में बैठकर जमीन पर आने वाले थे, लेकिन जेक जो कि जाने के लिए तैयार नहीं था, तब स्टेशन कमांडर वहाँ पर आकर उसकी हेल्प करती है। दूसरी तरफ मैक्स और उसके बॉस की लड़ाई में प्रेसिडेंट की वजह से मैक्स का बॉस पकड़ा जाता है, और यहाँ पर वो सारी बात रिवील करता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो बताता है कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता था क्योंकि इस पूरे एक्सीडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट पर आती, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को निकाल दिया जाता और उसकी जगह मैं प्रेसिडेंट बन जाता। इसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद जो प्रेसिडेंट थे वो अपने बायोमेट्रिक से डच बॉय को रिस्टार्ट कर देते हैं। रिस्टार्ट होने के बाद सिस्टम उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते सारी सिचुएशन ठीक होने लगती है, और जितनी भी नेचुरल डिजास्टर्स हो रही थी वो अपने आप से ही बंद हो जाती है। लेकिन उनका स्पेस स्टेशन अभी डिस्ट्रॉय होने वाला था, जिसमें अभी तक जेक और वो स्टेशन कमांडर थे, वो एक पुराने सैटेलाइट में छुप जाते हैं। इसके बाद पूरा स्टेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वो डीप स्पेस में जाने लगते हैं। उन्हें कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर लैंड करेंगे, जमीन पर पहुँचेंगे भी या फिर नहीं। लेकिन तभी उनका एक साइंटिस्ट वापस आता है और वो उनके सैटेलाइट को अपने स्पेसशिप से अटैच कर देता है और उन दोनों को सही सलामत बचा लेता है, और अब ये दोनों सक्सेसफुली जमीन पर आ जाते हैं। इसके बाद एक और स्पेस स्टेशन बनाया जाता है जिसका इंचार्ज जेक को बनाया जाता है और उसे उसकी जॉब भी वापस दे दी जाती है।